हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपूत स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में यूज होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मिलिए सनी से। इसने हाल ही में एक ही दिन में 4 करोड़ रुपए कमाए हैं और इसने ये कैसे कमाए ये इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। तो इस बात को जानने के लिए सनी के फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उसके रिलेटिव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो सनी उन सभी को अपने घर पे एक पार्टी पे बुलाता है ताकि वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाए। फिर जब उन सब का डिनर हो जाता है तो सनी उन सबको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि उसने बहुत ही मज़ेदार गेम में पार्टिसिपेट किया था जहाँ से वो ये पैसे जीता है। इसी गेम का नाम है रशियन रूलेट। अब इस गेम में होता यह है कि इसमें एक प्लेयर को एक रिवॉल्वर दी जाती है, यानी एक गन, और उस गन में 6 गोलियों की जगह थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही गोली डाली जाती है। तो जो प्लेयर है उसे उस गन को अपने सर पर पॉइंट करके ट्रिगर दबाना होता है। अगर उसको खाली वाला स्लॉट मिला, यानी उसमें गोली नहीं थी, तो उसको 1 करोड़ मिलेंगे। अगर नहीं तो उसको गोली लग जाएगी और ऑब्वियसली उसकी जान चली जाएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार गेम है, ऐसा सनी को लगता है, इसलिए उसने इसमें 4 बार हिस्सा लिया और एक ही दिन में 4 करोड़ जीत लिए। तो इस स्टोरी को सुनते ही उसके घर वाले गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो उसने इतना रिस्की गेम खेला और फिर यहाँ पे सबको बुला के उनका टाइम वेस्ट किया। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो अब मैं आपको ये स्टोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखा रहा हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट लेसन है कि दोस्तों, सनी ने अपनी लाइफ में कैसे पैसे कमाए और उसने कितना रिस्क लिया ये हमें पता है, लेकिन वो उसकी लाइफ है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब वो उस तरीके से पैसा जीतने के बाद लोगों को सीरियसली बुला के सेमिनार्स, कोर्सेज और बुक्स लिखकर बेचना शुरू कर देगा कि देखो इस स्ट्रेटेजी से पैसे कमाना कितना इजी है, मैंने कमाए हैं तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। अगर वॉरेन बफेट, जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन है, वो कोई ऐसी बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है हाउ टू गेट रिच इन 20 ईयर्स, तो शायद इसको कोई ऑपरेट करने के लिए इतने एक्साइटेड नहीं होंगे। लेकिन अगर सनी एक ऐसी बुक लिखता है कि हाउ आई अर्न 4 करोड़ इन 1 डे एंड यू कैन डू 2, तो ये बुक बहुत ही जल्द एक बेस्ट सेलर बन जाएगी, क्योंकि हम सभी जानना चाहेंगे कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। अब दोस्तों, 2001 में नसीम तालेब ने एक बुक लिखी थी। अब जिनको नहीं पता तो नसीम तालेब एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं। उन्होंने 1987 में मार्केट क्रैश में एक ही दिन में $40 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था, जिसके बाद वो डायरेक्टली एक ही दिन में पुअर से फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। फिर कुछ सालों तक उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, वैकेशन पर गए और अपने पैसों को बहुत ज़्यादा स्पेंड किया। लेकिन फिर बाद में जब वो अपने वैकेशन से बोर होने लगे तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी पे डीप रिसर्च करना शुरू किया कि उन्होंने इसे पैसे जो कमाए थे उसका एक्चुअल रीज़न क्या था, ताकि वो दूसरों की भी हेल्प कर सके, बुक्स लिखे या कोई दूसरी तरह से। लेकिन जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे तब उनको ये पता चला कि उन्होंने जो पैसे कमाए थे वो अपनी स्किल से नहीं बल्कि वो प्योर लक से था। और तब उन्होंने अपनी बुक्स इस टॉपिक पे नहीं लिखी कि हाउ आई अर्न 40 मिलियन इन 1 डे, बल्कि उन्होंने अपनी बुक का नाम रखा फूल्ड बाय रैंडमनेस, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन उस बुक का यह है कि मेजॉरिटी लोग अपनी लाइफ में रशियन रूलेट जैसे गेम खेलते रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता है। और जब अचानक से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितनी बड़ी गलती की थी और हम कितने बेवकूफ़ थे। लेकिन ये सब हमेशा गलती करने के बाद, बहुत सारा पैसा और टाइम लूज करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है। तो इसलिए आज मैं इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो काफ़ी सारे लोगों के लिए आई ओपनर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेसन है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूएस आर्मी को जानना था कि वो अपने एरोप्लेन को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि वो फाइट के बीच जल्दी क्रैश ना हो। तो उनकी जितनी भी प्लेन्स फाइट करके रिटर्न आ रहे थे, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और देखना शुरू किया कि प्लेन्स को कहाँ पे ज़्यादा गोलियां लग रही थी और कौन सा हिस्सा ज़्यादा डैमेज रहता है, ताकि वो उसे और स्ट्रॉन्ग बना सकें। फिर यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स को हायर किया, यही पता लगाने के लिए कि फाइटर प्लेन्स में आर्मर यानी सेफ्टी कहाँ लगानी चाहिए, क्योंकि पूरे प्लेन में ये नहीं लगा सकते वरना वो ज्यादा वेट की वजह से टेक ऑफ नहीं ले पाएगी। फिर बहुत सारी मेहनत और इम्प्रूवमेंट के बाद यूएस एयरफोर्स के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने प्लेन में काफी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी आर्म्स लगाए, जिससे वो प्लेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती थी। लेकिन उसके बाद भी उनको एक्चुअल में रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। मतलब जितने प्लेन्स पहले डैमेज होके आ रहे थे, अभी भी उतने ही प्लेन्स डैमेज होके आ रहे थे। तो ये देख के वहाँ के सारे ऑफिसर्स परेशान हो गए।
फिर फाइनली इब्राहिम वर्ल्ड नाम के एक स्मार्ट इंजीनियर ने यूएस एयरफोर्स के साइंटिस्ट को एडवाइस दी कि अगर उनके पायलट्स की जान बचानी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन्स को रिटर्न अपने बेस पर लेकर आना है तो उन्हें उल्टा करना होगा। जहां पर सेफ्टी आर्मर नहीं लगे उनको वहां पे ज़्यादा लगानी होगी और जहां पर सबसे ज़्यादा सेफ्टी आर्मर लगे वहां से उन्हें निकाल दो। अब ये बात किसी के भी समझ में नहीं आई कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर भी यूएस आर्मी ने उस आदमी के एडवाइस के हिसाब से इम्प्रूवमेंट किए और प्लेन्स को फाइट में भेज दिए और तब उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब प्लेन का क्रैश होना बहुत कम हो गया। तो अब उस आदमी ने एक्सप्लेन किया कि ये जो फोटो देख रहे हैं ये एक ऐसी प्लेन का है जो काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी, मतलब इसके इतनी सारी गोलियां लगी थी लेकिन फिर भी ये प्लेन सेफली रिटर्न आ गया था। तो ये जो रेड डॉट्स हैं ये वो जगह है जहाँ पे प्लेन को गोलियां पड़ी थी और ज्यादातर जो प्लेन सर्वाइव करके आ रहे थे वो उन्हीं जगह से ज्यादा डैमेज हो रहे थे। तो पहले इंजीनियर्स ने ये किया कि वो इन सारे रेड डॉट वाले एरिया को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, जबकि एक्चुअल में उन एरियाज में प्लेन डैमेज ले सकती थी और फिर भी आराम से उड़ सकती थी, इसलिए वो प्लेन से फिर रिटर्न आ रही थी। तो जिन एरियाज में रेड डॉट नहीं थे यानी ये प्लेन के आगे का हिस्सा और जिस जगह पायलट बैठता है तो प्लेन को एक्चुअल में वहां पे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जिन प्लेन्स को यहाँ पे गोलियां पड़ रही थी वो तो जंग के मैदान में ही क्रैश हो जाती थी और क्योंकि वो प्लेन जंग के मैदान में ही क्रैश हो जाती थी तो साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करेंगे कैसे, क्योंकि जब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट प्लेन पर रिसर्च करते थे वो हमेशा सर्वाइव की हुई प्लेन्स को रिसर्च करने के लिए यूज करते थे। तो इसी को हम सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप जो रिसर्च करने के लिए सैंपल लेते हो आपको वो सैंपल ही बायस रहता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि आप गलत फैसला ले रहे हो और आप सोचते रह जाओगे कि मुझे सक्सेस मिल क्यों नहीं रही। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में क्या रोल है। तो जो वीडियो के स्टार्ट में हमने सनी की स्टोरी सुनी थी जिसमें वो 4 करोड़ जीता है, वो एक सर्वाइवरशिप बायस का एग्जाम्पल था, क्योंकि सनी वो गेम सर्वाइव कर गया था। तो अब वो आपको कहानी सुना रहा है, लेकिन मरे हुए लोग कहानी नहीं सुनाते कि ऐसा गेम आपको नहीं खेलना चाहिए। इस तरह बहुत सारे करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके रोज पैसा लूज करते रहते हैं और क्योंकि वो अब गरीब हो गए हैं तो उनके पास आवाज़ नहीं है बोलने की, लेकिन जब कोई गिने चुने लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं तो वो अपना स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे कि देखो हमने आज एक ही दिन में 9 लाख का प्रॉफिट कमाया। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको 50,000 का कोर्स बाय कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो अगली बार जब आप कोई ऐसा स्क्रीनशॉट देखते हैं या कोई रिस्की गेम के विनर को देखते हैं, याद रखिएगा कि उस बंदे ने काफ़ी बड़े बड़े लॉस खुद पहले लिए होंगे। अब उसको आप लोगों को इसी सर्वाइवरशिप बायस में से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ। वो ये है कि मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड कंपनी जब नए म्यूचुअल फंड स्टार्ट करती है तो वो एक साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्टार्ट करती है। जैसे मान लो कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने उसने एक साथ 10 म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए, जिससे एक स्मॉल कैप वैल्यू फंड, दूसरा स्मॉल कैप ग्रोथ फंड, तीसरा स्मॉल कैप बेस्ट 250 फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब 5 साल बाद इन्हीं 10 में से 8 फंड बहुत बुरा परफॉर्म करेंगे तो या तो उनको बंद कर दिया जाएगा या उनको किसी दूसरे अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ताकि कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में ये कह सकेगी कि ये देखो हमारी ये 2 म्यूचुअल फंड है और ये दोनों ने निफ्टी को इतने परसेंटेज से बीट किया है और ये मार्केट के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड रहे हैं। फिर उसके बाद वो म्यूचुअल फंड कंपनी वापस 10 नए म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगी और कुछ सालों बाद वापस से बुरे म्यूचुअल फंड को अच्छे फंड के साथ मर्ज किया जाएगा और कंपनी के पास जो म्यूचुअल फंड बचेंगे वो अच्छे फंड ही होंगे। क्योंकि दोस्तों इंडिया में आज की तारीख में 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स है, जबकि हमारे पास स्टॉक सिर्फ 5000 है। तो ऑब्वियसली इन 2500 में से हजारों म्यूचुअल फंड फेल होंगे, बहुत बुरी तरह परफॉर्म करेंगे, दूर दूर तक सेंसेक्स और निफ्टी के पास भी नहीं रहेंगे। और फिर जब उनको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो म्यूचुअल फंड कंपनी का रिकॉर्ड एकदम क्लियर हो जाएगा और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसी तरह चलती रहेगी। तो ये एक रीजन जिसकी वजह से मैं ज्यादातर लोगों को इंडेक्स फंड सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स फंड बंद नहीं होंगे, वो सेंसेक्स से निफ्टी को ट्रैक करते जिस पर सबकी नजर होती है। तो म्यूचुअल फंड सर्विस इंडेक्स फंड के ऊपर भी मैं एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इनका कंपैरिजन हो नहीं सकता। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस वीडियोस में वैल्यू मिल रही है तो इसे लाइक जरूर करना, ताकि यूट्यूब आपको ऐसे वैल्यूबल वीडियोस को रिकमेंड करेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, आपके लिए बहुत सारा वैल्यूबल कंटेंट आना अभी बाकी है। अब हमारा सेकंड लेसन है रिस्क और रिवॉर्ड, और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। एक बार नसीम तालिब जब ट्रेडर्स का इवेंट अटेंड कर रहे थे तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है इस हफ्ते मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो नसीम ने कहा
मुझे लगता है कि इस हफ्ते मार्केट ऊपर जाएगा। तो उसी टाइम एक दूसरा आदमी बोलता है कि मैंने आज ही आपको देखा कि आप एक बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन ले रहे थे। अब आपने एक्चुअल में इस बात पर पैसा लगाया है कि मार्केट इस हफ्ते नीचे जाएगा, तो आप अचानक से आपका माइंड चेंज कैसे हो गया? तो नसीब ने कहा कि मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ है, मैंने जो बैट लगाई थी वो अपनी जगह में पूरी रिसर्च करके लगाई है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये सुन के सभी लोग हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ वो लोगों को बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा और दूसरी तरफ उन्होंने एक्चुअल में ये शर्त लगाई है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो वो आदमी फिर से उनको पूछता है कि मिस्टर तालिब, क्या आप बुलिश हो या बियरिश हो? तो नसीम तालिब कहते हैं कि अगर बुलिश इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसके खिलाफ शर्त लगाई है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ही कम परसेंटेज ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो एक बहुत ही बड़ी रेट से नीचे आ सकता है, मतलब एक क्रैश हो सकता है, जिसकी वजह से अगर मैं हारता हूँ, जिसकी चांस ज्यादा है, तो मैं बहुत ही छोटा लॉस लूंगा, लेकिन अगर मैं जीतूंगा तो मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, यानी एक ही दिन में लाइफ टाइम का पैसा कमा सकता हूँ। तब उन लोगों को समझ आया कि वो किस तरह अपना रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेजॉरिटी लोग जब कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हैं तो वो इतना कैलकुलेशन नहीं करते। अगर लोग न्यूज़ में देखेंगे कि कोई स्टॉक मार्केट का गुरु कोई स्टॉक रिकमेंड कर रहा है या उससे कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, तो आपको वो चीज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जिस बड़े इन्वेस्टर ने एक हॉट स्टॉक में करोड़ों रुपए लगाए हैं वो उसके पोर्टफोलियो का 1% से भी कम हो सकता है, और यहाँ पर आप अपनी सालों की सेविंग्स उसमें लगा देते हो। जब वो स्टॉक लॉस में जाएगा तो आपको कुछ ज़्यादा ही नुकसान होगा। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि वो स्टॉक टिप तो ले लेते हैं, लेकिन वो पोर्टफोलियो एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इंसानों का नेचर कुछ ऐसा है कि जब हेड आता है तो हम उसे अपना स्किल कहते हैं और जब टेल्स आता है तो हम उसे बैड लक बोल देते हैं। मतलब जब लॉस होता है तो हम सिर्फ तभी रैंडम को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब हमें सक्सेस मिलती है तो रैंडमनेस को भूल के अपने स्किल्स को क्रेडिट देते हैं। अब दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी चीज के लिए अपने आप को शाबाशी देते हो जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है, जैसे कोई एग्जाम के लिए आपने महीनों पढ़ाई की है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा फैसला लेते हो, जैसे आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है, जो एक वन टाइम डिसीजन है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसमें रैंडमनेस का यानी लक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसको लोग यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसलिए मेजॉरिटी लोग अपने इन्वेस्टिंग के करियर में कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास गुड लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी अगर आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी समझते हो तो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही लॉजिकल और सिंपल मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं और आप इस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के गेम को और लाइफ में एक डिसीजन मेकिंग के गेम को भी मास्टर कर पाओगे। तो आने वाले वीडियोस में हम इन कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस बुक के और भी लेसन्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।